स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरुजी में। और हम लोग देख रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर की कहानी, जो आपको समझाएंगे। दोस्तों, ये इस पुस्तक का पार्ट 8 है और इस अध्याय में हम लोग एक कंसिस्टेंट माध्यम से, जैसा कि 7 अध्याय इस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, और आप अपने मस्तिष्क को कंसंट्रेट करके और इस पुस्तक के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से एक निरंतर प्रयास के द्वारा वॉरेन बफेट एक साधारण आम इंसान से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, और इसी तरह से जिंदगी में किस प्रकार कंसिस्टेंसी की जरूरत होनी चाहिए और कैसे लक्ष्य का निर्धारण, प्रिंसिपल और सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ना जीवन में सबसे अभूतपूर्व होता है, उसको समझेंगे और देखेंगे। इनकी ऑटोबायोग्राफी के द्वारा उनके नज़रियों को समझेंगे और उनकी सभी पहलू, किस तरीके से वो सिर को समझते थे, कैसे अपने पर्सनल लाइफ को समझते थे, किस तरह के प्रिंसिपल उनके जीवन में था, और धर्म अनुपासना के बदौलत, एक नियमित कंसिस्टेंसी के बदौलत। चूँकि दोस्तों मैं पढ़ रहा था तो वो एक चीज़ बताया कि ज़िंदगी में कंसंट्रेशन और ज़िंदगी में ध्यान अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरत होता है और बहुत ज़रूरी होता है। तो ये केवल शेयर के दृष्टिकोण से नहीं है, केवल आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु पूरी की पूरी जीवन दर्शन वॉरेन के बायोग्राफी से आप समझ सकते हैं, और आप उसको अवलोकन करते हुए इस बात को पूरी तरीके से अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। और वॉरेन बफेट बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद से भी बहुत प्रभावित थे। जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतनी आजीवन एकाग्रता कहाँ से अपनी जिंदगी में लाए, तो बोले कि इसका परम उद्देश्य, और उसका मैं देना चाहूँगा, वो विवेकानंद जी थे। तो दोस्तों, यहीं तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वॉरेन बफेट के निवेश संबंधी नियम। वॉरेन ने आरंभ में अपने पिता के मार्गदर्शन में निवेश संबंधी नियम को सीखा, और फिर बाद में अपने मार्गदर्शक बेंजामिन ग्राहम के सानिध्य में उन तथ्यों को परिष्कृत किया। वॉरेन के निवेश संबंधी नियम को इन 2 सरल सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। कौन? नियम 1, अपनी पूंजी मत गंवाओ, और नियम 2, नियम 1 को कभी मत भूलो। वॉरेन कहते हैं सक्रिय निवेशक को प्रतिदिन 3 कार्य करने चाहिए, यानी जो एक्टिव इन्वेस्टर है उसको प्रतिदिन 3 कार्य करने चाहिए। तो पहला है अध्ययन, शोध, और 3rd चिंतन। वॉरेन के निवेश संबंधी सिद्धांत के निचोड़ को इस प्रकार समझा जा सकता है। जान लीजिए कि आपके पास क्या है। निवेश से पहले अनुसंधान कीजिए, व्यापार के स्वामी बनिए, शेयर के नहीं। जीवन भर के लिए कुल 20 निवेश कीजिए। शेयर खरीदते समय लंबे समय तक उसका स्वामी बनने का निश्चय कीजिए। अगर आप किसी कंपनी को खरीदते हैं तो उस समय जिन बातों का आप ध्यान रखेंगे, उन्हीं बातों का ध्यान शेयर खरीदते समय भी रखना चाहिए। वॉरेन सिगार कस प्रणाली का इस्तेमाल निवेश करने के लिए करते रहे हैं, जिसके तहत वे पुरानी कंपनियों के शेयर खरीदते रहे हैं। ऐसी कंपनी के पास उपार्जन के 1 या 2 कस बचे रहते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण वर्कशायर हैथवे टेक्सटाइल मिल रही, जिसकी आयु 20 वर्ष या उससे भी कम बचे हुए थे। सिगार कस प्रणाली से आगे बढ़कर वॉरेन उचित कीमत पर अत्यधिक मुनाफा देने वाली कंपनियों में निवेश करने लगे। उनका एक उदाहरण जिलेट कंपनी में किया गया उनका निवेश है। सन 1989 में वॉरेन ने इस कंपनी के शेयर को $60 करोड़ में खरीदे। दुनिया की सबसे बड़ी रेजर ब्लेड कंपनी की कुल संपत्ति $3 अरब में
वारेन की होल्डिंग कंपनी का 11% स्वामित्व है। खरीदारी के वक्त जिलेट के प्रति शेयर की कीमत $6.25 थी, जो 14 वर्षों में 12% रिटर्न देने लगा। वारेन मानते हैं कि हर रात दुनिया के 2.5 अरब लोगों की दाढ़ी बढ़ती है, तो अगली सुबह वे जिलेट से ही हजामत बनाते हैं। दुनिया के सेविंग बाजार में 70% हिस्से पर जिलेट का कब्जा है। वारेन नसीहत देते हैं कि हमेशा किसी अनूठे व्यापार या स्टॉक को कम कीमत पर खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। वे खुद $1 की संपत्ति 50 सेंट में ही खरीदते रहे हैं। वारेन मानते हैं कि जीवन में 20 महत्वपूर्ण निवेश करने चाहिए। इस सिद्धांत को उनके गुरु प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम ने विकसित किया था। वारेन मानते हैं कि साख को बनाने में 20 साल का वक्त लग जाता है, मगर साख को मिटाने में पल भर का ही समय काफी है। इसलिए निवेशक को सफलता हासिल करने के लिए अपनी साख बनानी चाहिए। दोस्तों, अगली हम लोग चैप्टर में देखते हैं वारेन के जीवन में नारी। आगे बढ़ें उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए और इसे अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और चलिए आगे देखते हैं। 78 वर्ष की उम्र में वारेन बफे ने पहली बार एक लेखिका को अपने जीवन के अंतरंग पहलुओं के बारे में खुलकर बताया और इसी आधार पर उनकी आधिकारिक जीवनी द स्नोबॉल वारेन बफे एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ प्रकाशित हुई। इसकी लेखिका हैं एलिस स्क्रूडर। दोस्तों, ये जो द स्नोबॉल वारेन बफे एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ है, यह ऑटोबायोग्राफी है वारेन बफे का, और ये भी इनका आधिकारिक जीवनी है जिसकी लेखिका एलिस स्क्रूडर। आप इसको पढ़िए अगर आप फेमस पर्सनालिटी की जीवनी में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि आपको इससे कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन जीवनी है इनकी। इस पुस्तक में बताया गया है कि वारेन हमेशा शांत और संतुलित जीवन ही नहीं गुजारते रहे हैं, बल्कि उन्हें भी भावनाओं के बवंडर का सामना करना पड़ा है। वारेन एक भावुक और प्यार के भूखे पति रहे हैं, वहीं बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान नहीं देने वाले पिता भी रहे हैं। वे ऐसे लोगों से बचते रहे हैं जो उनकी आलोचनाएं करते हैं। 4 बार सांसद बनने वाले अपने स्टॉक ब्रोकर पिता को वारेन अपना आदर्श मानते रहे हैं, मगर अपनी माता के साथ उनका जटिल किस्म का रिश्ता रहा है। उनकी माता जहां बाहरी दुनिया के लिए एक आदर्श गृहिणी थी, वहीं छोटे वारेन और उनकी बड़ी बहन को तब तक वह फटकारती रहती जब तक दोनों रोने नहीं लगते थे। वारेन ने बताया है कि माँ की मौत पर वे रोए नहीं थे, वे उदास जरूर हुए थे। माँ के अच्छे पहलू भी थे, मगर उनके बुरे पहलू ने मेरे मन में अलगाव का भाव पैदा किया। वारेन ने कहा, पुस्तक में वारेन के जीवन में आने वाली महिलाओं पर रोशनी डाली गई है, जिन्होंने उनके खालीपन को भरने का प्रयास किया और उन्हें भावनात्मक सुख प्रदान किया। 52 वर्षों तक उनकी अर्धांगिनी रहने वाली सुजैन थॉम्सन उन स्त्रियों में सबसे अहम स्त्री थी। विवाह के बाद 3 संतानों के साथ वारेन और सुजान थॉम्सन ओमाहा में रहा करते थे। वारेन दिन रात कार्य करने में जुटे रहते थे। सुजैन जानती थी कि वारेन खुद के प्रति प्यार के भाव की अपेक्षा रखते थे और अपनी आलोचना को पसंद नहीं करते थे। सार्वजनिक जीवन में दोनों खुशहाल पति पत्नी नजर आते थे। जहां वारेन अक्सर अपनी पत्नी की बाहों में भर लेते थे, लेकिन निजी जीवन में संपत्ति सृजन में जुटे वारेन के पास पत्नी के लिए अधिक समय नहीं था। तब सुजान सोचती थी कि कब मेरे पति के पास $80 लाख हैं, डॉलर से लेकर $1 करोड़ तक इकट्ठे हो जाएंगे और वे परिवार के लिए समय निकालना शुरू कर देंगे। मगर सुजान यह हकीकत समझ पाने में नाकाम रही थी कि 6 साल की उम्र में ही पड़ोसियों को कोक बेचते हुए वारेन ने जीवन का जो लक्ष्य चुना था वह अनवरत जारी रहने वाला था। संपत्ति जुटाने व मित व्ययी बने रहने के सूत्र के सहारे वारेन एक दिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे।
जब बच्चे बड़े हो गए और अपने पैरों पर खड़े हो गए तो सुजैन ने वारेन से अलग रहने का फैसला किया और सैन फ्रांसिस्को चली गई। वारेन और सुजान 27 साल तक एक दूसरे से दूर रहे। इसके बावजूद दोनों नियमित रूप से फोन पर बातें करते थे। वारेन को अपनी गलती का एहसास था और सुजैन ने रूठने पर उन्हें काफी तकलीफ महसूस हुई थी। वे घर के भीतर चहलकदमी करते रहते थे, न खाने पीने की सुध रहती थी और न ही कपड़ों की। पहले तो सुजैन ने वारेन के पास लौट जाने के बारे में सोचा, फिर उसने एक रेस्टोरेंट में होस्टेज की नौकरी करने वाली एस्ट्रिड मिक्स को अपने पति की देखभाल करने के लिए भेज दिया। वारेन ने बाद में कहा, सुजैन मुझे संभालती थी, एस्ट्रिड भी मुझे संभालने लगी। वर्ष 2004 में सुजैन का देहांत होने के बाद वारेन एस्ट्रिड से शादी कर ली थी। वारेन के जीवन में और भी स्त्रियां आई, मगर वारेन का सारा ध्यान मूल रूप से अपने कारोबार का विस्तार करने की तरफ केंद्रित था। उनके जीवन में आने वाली एक और महिला शेरोन ओसबर्ग थी जो ब्रिज की खिलाड़ी थी और उसने वारेन को कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया था। इससे पहले अपने मित्र बिल गेट्स के कहने पर वारेन ने कंप्यूटर को हाथ लगाने से इनकार कर दिया था। इसी तरह फॉर्च्यून पत्रिका की लेखिका रोल लूमिस से वारेन की दोस्ती हुई, जो शेयरधारकों के नाम वारेन के सालाना खत का संपादन करते थे। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार की प्रकाशक कैथरीन ग्राहम के साथ वारेन की नजदीकियों के काफी चर्चे हुए थे। वारेन ने वॉशिंगटन पोस्ट के शेयरों में निवेश किया था और कैथरीन के साथ उनकी दोस्ती हुई थी। कैथरीन के माध्यम से वारेन को संभ्रांत और उच्च समाज के लोगों से मिलजुल बढ़ाने का मौका मिला था। वारेन कैथरीन के कारोबार की बारीकियां समझाने में अहम भूमिका निभाते थे। एक निर्णायक मोड़, दोस्तों, किस तरीके से वारेन की जिंदगी में एक निर्णायक मोड़ आता है उसको हम लोग इस अध्याय में देखते हैं। लेकिन अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों से जो आपके करीबी हैं, जो आपके जैसा सोच रखते हैं, उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलिए, क्योंकि आप लोगों का प्रोत्साहन, आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे एनर्जी देता है कुछ करने का। चूंकि आप लोग जानते हैं कि YouTube का ऐसा एल्गोरिदम है कि वो अच्छे कंटेंट के वीडियो को, मोटिवेटेड वीडियो को ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता, ज़्यादा बूस्ट नहीं करता है। तो आप ही लोग मेरा बूस्टअप माध्यम बन जाइए और इस चैनल को ग्रो करने में मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए, क्योंकि आखिर ये चैनल का उद्देश्य ही तो आप सब जैसे युवा का मार्गदर्शन है। तो चलिए देखते हैं वारेन जैसे जैसे न्यूयॉर्क, वाशिंगटन या बफेलो के दौर पर व्यस्त रहने लगे थे, वैसे वैसे अपनी पत्नी सूजी के साथ उनकी दूरियां बढ़ती जा रही थी। दोनों अलग अलग किस्म की जिंदगी जी रहे थे। सूजी गायन के क्षेत्र में कदम बढ़ाने के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे थे। संगीतकार नील सेगेका ने ओमाहा में सूजी को गाते हुए सुना था और सलाह दी थी कि उसे गायन के क्षेत्र में पेशेवर तरीके से उतरना चाहिए। वह इस राय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही थी। वारेन के इन्वेस्टमेंट मैनेजर मित्र बिल रोवेन ने ट्रैम्प और बाल रूम सहित मैनहट्टन के कई नाइट क्लबों में सूजी की ऑडिशन का इंतजाम कर दिया था। वारेन के जो दोस्त न्यूयॉर्क में थे, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि सूजी अच्छा गा सकती थी। तत्कालीन गायिका रोजेन प्रेंट का कहना था, अगर कोई सड़क की गायिका होती तो कोई नहीं पूछता, मगर वह एक अमीर आदमी की बीवी थी। न्यूयॉर्क से एक संगीत कार्यक्रम का न्योता मिलने पर सूजी अपने गायन में सुधार करने और कई शहरों का दौरा करने के बारे में विचार करने लगी। उसने टैलेंट एजेंसी विलियम मॉरिस के साथ एक करार भी किया। सन 1977 की सर्दियों में जब वारेन बफेलो इवनिंग न्यूज अखबार खरीद रहे थे, उस दौरान ओमाहा के फ्रेंच कैफे में सूजी का संगीत कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वारेन के घर में आयोजित दावत में मेहमान शामिल हुए। उस दावत में
कुछ मिनटों तक उपस्थित रहने के बाद वारेन अपने अध्ययन कक्ष में चले जाते हैं, जबकि सूजी मेहमान के खातिरदारी का दायित्व निभाती रही। वारेन के पुत्र पीटर ने उस दावत को याद करते हुए बताया, डैड अपनी स्टडी रूम में पढ़ रहे थे, मम्मी मेहमानों की खातिरदारी करने में जुटी थी। पति पत्नी की व्यस्तता इस कदर बढ़ गई कि जब अप्रैल 1977 में दोनों ने शादी की रजत जयंती मनाई तो कार्टूनिस्ट स्टेन लिप्से ने दोनों को लेकर एक कार्टून बनाया जिसमें शादी की सालगिरह के केक के ऊपर दोनों को हवा में उड़ते हुए दर्शाया गया था। वारेन और सूजी की रुचियां अलग अलग थी और बच्चों के बड़े हो जाने के बाद सूजी को घर में खालीपन का एहसास ज्यादा सताने लगा था। परिवार के मित्र और उस समय के चर्चित कलाकार केंट ब्लोज का मानना था कि वारेन और सूजी का दाम्पत्य जीवन सफल था और दोनों इस बात के उदाहरण थे कि परस्पर विरोधी स्वभाव वाले दो व्यक्तियों के बीच किस तरह गहरा आकर्षण हो सकता है। इसके बावजूद वारेन अक्सर घोंघे की तरह अपने आप को एक खोल के भीतर छिपा लेते थे। वे शारीरिक रूप से भले ही मौजूद रहते थे, लेकिन उसका मन कहीं और लगा रहता था। वे या तो किसी पुस्तक को पढ़ते रहते थे या अपने ही ख्यालों में गुम थे। इस तरह व्यवहारिक धरातल पर वारेन अपनी पत्नी सुजैन के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थे। सुजैन ने ब्लोज से कहा था, वारेन को खुश रहने के लिए 60 वाट का बल्ब और एक किताब चाहिए, जबकि सुजैन खुश रहने के लिए काफी कुछ करना चाहती थी। वह लोगों के बीच खुशी बांटने के लिए और बांटने में यकीन रखती थी। उसे लोगों से जज्बाती तौर पर संवाद कायम करना अच्छा लगता था। दूसरों के लिए जीना उसका स्वभाव ही था और वारेन की खुशियों के लिए वह वर्षों अपना तन मन न्यौछावर करती रही। सुजैन की बेटी का कहना है, मम्मी ने डैड की सहायता करने के लिए काफी तकलीफें उठाई। वह चाहती थी कि डैड को अपना काम ठीक से करने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। डैड हमेशा अपने आप में डूबे रहने वाले, अपने काम के प्रति समर्पित व्यक्ति रहे हैं। वे हमेशा एक ही तरह का काम करते रहे हैं। वहीं पीटर का कहना है, दूसरों को खुश रखने के लिए मम्मी ने काफी तकलीफों का सामना किया। सुजैन को देर रात के वक्त ही अपने लिए कुछ समय मिल पाता था जब वह संगीत सुनते थे। एक दुर्लभ साक्षात्कार में जिसमें ओमाहा वर्ल्ड हेराल्ड नामक अखबार ने सुजैन के संगीत करियर पर रोशनी डालने की कोशिश की थी। सुजैन ने अपने संगीत के करियर में भरपूर मदद करने के लिए वारेन की सराहना की थी। यह साक्षात्कार वारेन और सुजैन की शादी की रजत जयंती से 2 दिन पहले प्रकाशित हुआ था। अपनी शुरुआती जान पहचान की चर्चा करते हुए सूजी ने बताया था कि वह किसी और लड़के के प्यार में पागलों की तरह डूबी हुई थी, मगर अपने पिता के सलाह मानकर उसने वारेन को अपना जीवन साथी चुना था और पाया था कि वारेन एक असाधारण व्यक्ति थे। साक्षात्कार में सूजी ने वारेन के साथ प्रेम में डूबने के बारे में कुछ नहीं बताया था, नहीं मिल्टन ब्राउन से बिछड़ने की पीड़ा के बारे में कुछ कहा था, जबकि 25 साल गुजर जाने के बाद भी बीच बीच में सुजैन मिल्टन को याद करते हुए सोचते थे कि अगर उसका विवाह वारेन की जगह मिल्टन से हुआ होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती। उस समय मिल्टन डेस माइनेस में अजान का सफल ब्रोकर बन चुका था। तो दोस्तों आज यहीं तक, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।